अर्थक्वेक से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। सभी जितना भी हमने पढ़ना था एनसीईआरटी में वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, क्लास 11 की ज्योग्राफी क्लास है। ठीक है, और मेरा नाम है अंकुर कौशिक और एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएस सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक इसने बताए हैं यहाँ पे। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। ग्राउंड शेकिंग बताया, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट बताया, लैंड एंड मड स्लाइड्स बताया है, सॉइल लिक्विफेक्शन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीवी फेलियर्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी। ये सब इफेक्ट्स हैं। इन सबको हम एक एक करके जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले 6 के बारे में बात करते हैं। ऊपर वाले जो 6 ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले 6 जो हैं वो लैंडफॉर्म में जो चेंजेस होते हैं, लैंडफॉर्म में जो बीयरिंग्स होती हैं अर्थक्वेक आने के बाद, उनको बताता है। ठीक है, जबकि नीचे जो 6 हैं वो इफेक्ट हैं इमीडिएट कॉजिंग टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, उससे जो ह्यूमंस को इंपैक्ट होता है। ये एक्चुअली इन्हीं का एप्लीकेशन है। इनकी वजह से हम पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या क्या हम पे इंपैक्ट हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला ग्राउंड शेकिंग। ग्राउंड शेकिंग आपको पता ही है, जब अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड हिलता है, धरती हिलती है, ये तो पता ही, लिथोस्फीयर हिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। अब जब धरती हिलती है, मान लीजिए ये है, ये हिला, तो कई बार क्या होता है ये चीजें ऊपर नीचे सेटल हो जाती हैं। हिलने के बाद वो हिल तो गया, अपनी जगह से हिल गया, लेकिन वो दोबारा फिक्स नहीं होता। तो ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे, या ये नीचे, ये ऊपर, इस तरीके से होता है। इससे होता क्या है, जैसे आपने देखा हो कि कई बार क्या होती है, जैसे कोई बिल्डिंग है, ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग पहले ऐसी थी, थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक आ जाता है और वो बिल्डिंग इस तरीके से हो जाती है। अब वो किसी काम की नहीं रही, हमें पूरा तोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ये नीचे का इसका ग्राउंड है, ये सेटलमेंट इसका डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो गया, ये ऊपर नीचे हो चुकी है धरती, अभी दोबारा से सेट होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अर्थ सरफेस जो सॉरी जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इसका चेंज ही हो गया, सब कुछ डिजाइन वगैरह। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैंड एंड मड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड्स होती हैं अर्थक्वेक की वजह से। भाई ऊपर ऊपर जो पहाड़ है या जो भी चट्टान है, जब धरती हिलेगी तो खिसक जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मड होती है, ठीक है, पानी और मिट्टी जब मिल जाते हैं, मड होती है, तो वो भी खिसक जाती है। तो नीचे बहुत ज्यादा एक तरीके से बाढ़ सी आ जाती है गारा की, मड की, तो वो बहुत ज्यादा ही हमारे लिए डिजास्टर्स होती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है सॉइल लिक्विफेक्शन। सॉइल लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? लिक्विफेक्शन का मतलब से मतलब कि पानी मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लिक्विफेक्शन का मतलब ये होता है कि अर्थक्वेक जब होता है, धरती हिलती है, तो सॉइल हिलती है। सॉइल जो पहले एक दूसरे से पार्टिकल सॉइल के बाउंड हो रखे हैं, वो जो बाउंड है वो टूट जाता है, वो, ठीक है, वो स्ट्रेंथ उसकी कमजोर होती है, तो सॉइल ढीली हो जाती है। इसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफेक्शन। मिट्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, जो इतने टाइम में उसने कैसे न कैसे करके बनाई थी अपनी स्ट्रेंथ, एक पार्टिकल दूसरे से या पेड़ों की वजह से बनी है, किसी वजह से बनी थी, वो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है इस अर्थक्वेक आने की वजह से, क्योंकि ग्राउंड हिल जाता है उसकी वजह से, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ग्राउंड लर्चिंग। ग्राउंड लर्चिंग का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हिस्सा है मिट्टी का वो आगे को खिसक जाता है। जैसे कि मानिए ये हमारा है, ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर ये मिट्टी है। अब जैसे अर्थक्वेक आएगा तो ये सारी मिट्टी मिट्टी ऐसे 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 आ करके यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड लर्चिंग। बहुत बड़े रीजन की सारी मिट्टी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह इकट्ठी हो गई। ठीक है, इस तरह से होती है ग्राउंड लर्चिंग, कुछ इस तरीके की। नेक्स्ट हमारा आ गया एवलांचेस। एवलांचेस का मतलब होता वो भी लैंडस्लाइड ही है। एवलांचे, एवलांचे में लैंडस्लाइड भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, या कुछ और भी मैटर हो सकता है, रॉक भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे होता है, ये बहुत तेजी स्विफ्टली होता है, बहुत तेजी से। कोई भी जो लैंडस्लाइड वगैरह या स्नो वगैरह एकदम से जब खिसकता है उसको हम एवलांचे बोलते हैं। स्नो भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये 6 हो गए। ये 6 हमारे फर्स्ट से हैं जो लैंड फॉर्म्स पे बिहेव करते हैं, जो हमारे लैंड फॉर्म्स को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो 6 है वो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली ग्राउंड हिल गया, बिल्डिंग ही हिल गई है, अब क्या करेंगे भैया? सड़कें टूट गई, पहले सड़क सीधी जा रही है, वो ऊपर नीचे हो गई, आप कैसे जाओगे? ठीक है, तो दोबारा करोगे फिर, तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेकंड है फ्लड्स फ्रॉम डैम्स एंड लीवी फेलियर्स। फ्लड्स फ्रॉम डैम्स, अर्थक्वेक आ गया, मान लो डैम के आसपास, डैम हिल गया तो फ्लड आ सकती है ना? और लीवी फेलियर हो सकता है। लीवी क्या होता है?
देखिए जो नदी होती है, जैसे मान लीजिए नदी है, ये हमारी नदी बह रही है इस तरीके से, ये हमारी नदी बह रही है, तो नदी के साथ में मिट्टी से ऐसे एक दीवार टाइप बना देते हैं, दीवार की तरह कुछ बना देते हैं मिट्टी की थोड़ी, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, 1 2 4 फुट ऊंची, मिट्टी जमा कर करके दीवार जैसा कुछ बना देते हैं नदी के किनारों के साथ साथ। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इस जिससे कि जो पानी है, जब पानी नदी में फ्लडिंग होगी, थोड़ा सा पानी भरेगा, तो ये इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे खेत भी हो सकते हैं, फील्ड्स भी हो सकते हैं, सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं वो भी हो सकते हैं, या इस तरफ भी फील्ड्स या सेटलमेंट जहाँ लोग रहते हैं कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि वो बंद जाती है नदी एक तरीके से, वो आगे नहीं जाती। ठीक है, सिर्फ इसी रीजन में रहती है, इतने में सिमट जाते हैं, 2 3 फुट ऊंचा या उससे भी ज्यादा ऊंचा बनाते हैं, मिट्टी का होता है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी का है, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है यहाँ पे, सोइल लिक्विफेक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो हिल जाता है, जब ग्राउंड शेकिंग होती है तो वो जो लीवीज होती है टूट जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, जब फेल हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर नदी का पानी अंदर सेटलमेंट्स या खेतों में जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया फायर्स। कभी कभार अर्थक्वेक से आग लग जाती है। इनफैक्ट जब आपने देखा हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जब अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे बचना चाहिए, टीवी में ऐड आता है तो जरूर बताते हैं कि सबसे पहले सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस अगर उन बंद करना है या क्या करना है, या गैस ऑन है तो उसको बंद करना है, क्या करना है, वो सब चीजें बताते हैं, क्योंकि फायर आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, ये तो पता ही है सबको, कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। अर्थक्वेक, हमें तो अर्थक्वेक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी स्ट्रक्चर कोलैप्स से ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब घर में अर्थक्वेक आ रहा है तो कुछ ऊपर से सामान भी गिर सकता है, कभी टीवी गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, मान लीजिए कि कुछ पर्दे की रोड्स वगैरह वो किसी के सर पे गिर जाए, पंखा गिर जाए, है ना, झूमर गिर जाए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग, ये भी हमें हमारा प्रॉपर्टी का नुकसान तो है ही, हमारी जान को भी खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया सुनामी। सुनामी भी आती है अर्थक्वेक की वजह से। सुनामी का पता है मतलब, सुनामी आती है अर्थक्वेक की वजह से। कैसे आती है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, चलिए 12 इफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, अर्थक्वेक के 12 इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, 11 को हमने डिस्कस कर लिया, लास्ट वाला सुनामी। सुनामी के बारे में थोड़ा सा 2 3 लाइनें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये क्लासेस करने के बाद, यूट्यूब पे क्लासेस है, फ्री क्लासेस हैं एनसीईआरटी की, ये करने के बाद अगर आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें तो एक बार को आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डायग्राम बना के समझाता अलग से हूँ। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो देख लो, समझ आ गया, ठीक है, इसी से नोट्स बना लो, एनसीईआरटी बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेना। मैं वो बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, वैसे तो पढ़नी है एनसीईआरटी, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं सुनामी पे। सुनामी बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हमारा फोकस है, जिसको कि हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, लिख देता हूँ, ये हमारा फोकस है एफ, जिसको कि हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, फोकस के बिल्कुल ऊपर, जस्ट ऊपर, जो स्ट्रेट ऊपर जो पॉइंट होता है जहां पे वेव पहली बार सरफेस पे पहुंचती है, नियरेस्ट पॉइंट टू द सरफेस, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ई। ठीक है, अब जब ये वेव सरफेस पे पहुंचेगी तो ग्राउंड शेकिंग होगी, अर्थक्वेक आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये एपिसेंटर ओशन के नीचे होता है, ओशन के नीचे भी तो हो सकता है ना, तो अगर ये एपिसेंटर ओशन के नीचे रहा और इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, मतलब ये अर्थक्वेक उतना बड़ा रहा कि एक वेव जनरेट कर सके, ठीक है, एक मिनिमम मिनिमम इसका स्केल होता है, उतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, उतना बड़ा मतलब उतनी मैग्नीट्यूड का मतलब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, मिनिमम एनर्जी अगर उतनी रही तो क्या होता है, ये जो वेव, ये जो पानी ऊपर भरा हुआ है ना, इनमें वेव्स, ये सपोज कीजिए यहां तक पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं, आगे फिर ये हमारा लाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया, ये हमारा लाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया, आगे ये पानी है, अभी ई थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ई है, ठीक है,
तो क्या होगा, ये वेव्स इतनी अगर अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना है, काफी मैग्नीट्यूड का है, एनर्जी रिलीज काफी हुई है, तो ये वेव्स जो हैं वो ये पानी में वेव जनरेट होंगी इस अर्थक्वेक की वजह से। ग्राउंड शेकिंग अर्थ हिली, ये भी तो सरफेस में भी तो वेव्स आई है ना, उन वेव्स ने अब पानी को हिलाया, अब पानी में वेव्स जनरेट हो गई, नहीं जनरेट। अब क्योंकि पानी में वेव जनरेट होंगी तो पानी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये पानी यहां पे लैंडफॉर्म पे जाएगा, लैंडफॉर्म तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ऐसा इधर भी हो सकता है, पानी लैंडफॉर्म तक जाएगा और फिर वापस आएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिगर इज द अर्थक्वेक, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है पानी कितना आगे तक जाएगा। तो आगे लैंडफॉर्म्स, अब यहाँ लैंडफॉर्म्स पे क्या होता है, सेटलमेंट्स होते हैं, लोगों के घर होते हैं, गोवा बीच है ना, यही तो होता है। तो वो क्या होगा, वो सब बर्बाद हो जाता है, पानी सब कुछ। और क्योंकि ऐसा तो नहीं है पानी चुपचाप ऐसे धीरे से जाएगा, छू के आ जाएगा, पानी बहुत ज्यादा तेज इसकी वो होती है, वेलोसिटी होती है, बहुत स्पीड होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, 20-20-30-30 फुट ऊंची लहरें होती हैं। सुनामी के बारे में हम पूरा एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया गया है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में। अभी जितना बताया वो बता रहा हूँ, यहां तक आपको समझ आ गया सुनामी कैसे जनरेट होती है। सिंपल सी बात है, अगर फोकस या एपिसेंटर जो है वो ओशन के वाटर्स के नीचे है, तो जो एपिसेंटर के जो अर्थक्वेक आएगा तो पानी में भी वेव्स जनरेट हो जाएंगी, ये ठीक है। सरफेस वेव्स जो होंगी वो पानी को भी वेव्स हिलाएंगी, तो पानी में भी वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। वो जो वेव्स जो जनरेट होंगी तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, वो वेव्स बाहर की तरफ चलेंगी लैंडफॉर्म्स की तरफ और सुनामी आएगी, इसको सुनामी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक बाय इन इटसेल्फ। सुनामी जो है वो वेव्स हैं जनरेट की गई ट्रेमर्स से, वो खुद ट्रेमर्स नहीं है, वो खुद अर्थक्वेक नहीं है। सुनामी की वजह से अर्थक्वेक नहीं आता, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है। अर्थक्वेक अगर आया पानी के नीचे, ओशन वाटर के नीचे, और उसका मैग्नीट्यूड अगर इतना हुआ, जितना भी मतलब वो लिमिट भी प्रिस्क्राइब की गई है 5 की गई है, रिक्टर स्केल पे 5, अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 या उससे ज्यादा हुआ, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 5 या उससे ज्यादा हुआ, तो वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती है पानी में, और पानी जो है फिर लैंडफॉर्म की तरफ भागता है और वहां पे जाकर तबाही मचाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है दो, द एक्चुअल अर्थक्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। अब अर्थक्वेक तो 1-2 सेकंड में आगे चला गया, अब पानी में वेव जनरेट हो गए, वो अपने काम पे लग गई। ठीक है, पानी ट्रेवल करता है कई सौ किलोमीटर दूर तक, वेव जनरेट होती है इतनी हाई, इतनी ज्यादा तेज वेव हो जाती है जनरेट, वो तो कई सौ किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करता है और लैंडफॉर्म्स तक पहुंचता है। ठीक है, its effects are devastating provided the magnitude of earthquake is more than 5 on Richter scale। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो डिवास्टेटिंग होते हैं, किसके, सुनामी के। अर्थक्वेक को होके चला गया चुपचाप 2 सेकंड में, लेकिन उसकी वजह से जो सुनामी आई है उसके इम्पैक्ट जो है वो डिवास्टेटिंग है, लेकिन बशर्ते जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो रिचर स्केल पे 5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए, जितनी भी हमने बताई डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1-2 चीजें और हैं, एक टॉपिक और है छोटा सा एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए, चलिए इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक हमने पढ़ लिया, जितना एनसीईआरटी में दिया गया था 12 इफेक्ट्स थे, वो सबको हमने डिस्कस कर लिया, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 6 में, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी में अगला टॉपिक है, वो हम इसी में पढ़ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है। क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पैराग्राफ का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ओकरेंसेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ओकरेंसेस मतलब अर्थक्वेक जो है वो कितना जल्दी जल्दी आते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स दे आर कमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हजार्ड। अर्थक्वेक एक नेचुरल हजार्ड है, पता ही है, मैं बताने की जरूरत नहीं है, नेचुरली ओकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। क्या बोल रहा है कि अगर एक हाई मैग्नीट्यूड का ट्रेमर कैसा आएगा, अर्थक्वेक से, तो हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक से अगर ट्रेमर आता है तो इट कैन कॉज हाई डैमेज, ये क्या कर सकता है, हाई डैमेज कर सकता है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, लोगों की जान और माल को, मतलब उनकी लोगों की जान को खतरा है और उनकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर सकता है। ये तो हुई है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं। नेक्स्ट आ गया, हाउएवर नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब, ये ध्यान रखना, नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब नेसेसरीली
एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लोब मतलब हमारी दुनिया जो है, अर्थ जो है, उसके हर पार्ट में मेजर शॉक्स आए। अर्थक्वेक का भी एक रीजन है जहाँ पे ज्यादा आते हैं, जहाँ पे ज्यादा आने की सब पॉसिबिलिटीज है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में ही आए, बहुत से पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और मेजर शॉक्स की तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। आने को तो कहीं भी आ जाए, हमारे पास में नहीं है, लेकिन अभी तक जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से जो हम बता रहे हैं वो ये है, एनसीईआरटी बता रही है। We shall be discussing the distribution of earthquakes and volcanoes with detail in next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम earthquake और volcanoes के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इनका भी एक पैटर्न है earthquake का, ठीक है। जैसे प्लेट बाउंड मैंने बताया था, जहाँ पे फॉल्ट लाइन होती है, तो उसी के बेसिस पे हमने पता लगाया, हमने रिसर्च की है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, कि इनका भी एक पैटर्न है, वहां पे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, अर्थक्वेक आने की और वोल्केनोज होने की, ठीक है, या वोल्केनो इरप्ट होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ज्यादा ये सब हो सकता है। एक बात और बोल रही, लास्ट लाइन क्या बोला, नोट द क्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स होते हैं, हाई मैग्नीट्यूड यहाँ पे उसने किसे बोला है, जो कि रिचर स्केल पे 8 से ज्यादा हो, 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले हों। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिचर स्केल की बात कर रहा होगा, ठीक है, नोट कर लेना है। आर क्वाइट रेयर, बहुत कम आते हैं, 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये भी हमें कैसे पता चला, फॉल्ट लाइन, उतना उतना बड़ा फॉल्ट लाइन भी तो होना चाहिए, है ना, बताया था ना लास्ट क्लास में, जो नहीं बताया तो समझ लीजिए, फॉल्ट लाइन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम क्यों है, क्योंकि इतने बड़े फॉल्ट लाइन्स बहुत कम है। और 10 से ऊपर हमने जो रिक्टर स्केल में जो पढ़ा था, स्केल में 0 to 10 है, 10 से ऊपर हमने स्केल क्यों नहीं बनाया, 15 तक का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 10 से ऊपर आने के लिए जितना बड़ा फॉल्ट लाइन चाहिए उतना अभी तक हमने नहीं देखा है, हमें नहीं मिला है अर्थ में, ठीक है। तो इसलिए हम सोचते हैं 10 से ऊपर का नहीं आएगा। हम गलत भी हो सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, कल को आ जाए तो मुझे मत कहना सर आपने तो बोला था आ गया अर्थ, ठीक है।